स्वागत है बेटा जी आप सभी का डाउटनट पर। बच्चों बात कर रहे हैं यहाँ पर वंशागति और विविधता के सिद्धांत अध्याय है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है लिंग निर्धारण, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी स्टार्ट करके कोशिश करी थी, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाया था हमारा, क्योंकि हमारा सहलग्न था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें थोड़ा सा टाइम खिंच गया था। आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा जी क्या लिंग निर्धारण पढ़ेंगे और फिर लेकर आऊंगा क्विज। ठीक है, स्टार्ट करें। किसकी बात करने वाले बेटा जी? लिंग निर्धारण की, कि भैया लिंग निर्धारण का मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये समझते हैं। आप पूछेंगे सर लिंग निर्धारण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण का मतलब क्या है, यही पूछेंगे ना कि सर पहले तो ये बताइए इसका मीनिंग क्या होता है लिंग निर्धारण का। ठीक है, तो बहुत सालों से ये कंफ्यूजिंग टॉपिक चलता रहा था कि लिंग निर्धारण का मीनिंग क्या है। सीधा सा क्या, लिंग निर्धारित करना, सेक्स डिसाइड करना कि लड़का है या लड़की है, नर है या मादा है, पुरुष है या स्त्री है, यानी मेल है या फीमेल है, ये डिसाइड करना क्या कहलाएगा? लिंग निर्धारण। ठीक है, तो क्या निर्धारित करना? सिंपल, क्या लिंग निर्धारण का मतलब क्या है? लिंग को या लिंग का पता लगाना, लिंग का पता लगाना, लड़का है या मैं बोलूंगा नर है या मादा है। ठीक है, या तो ये बोल दीजिए नर है या मादा है, ये पता लगाना, या सिंपल लिंग का पता लगाना क्या कहलाता है? लिंग निर्धारण कहलाता है। अब बात आ रही है, जरा सोचिए, एक लड़का होगा या लड़की होगी, है ना, ये कौन निर्धारित करेगा? बात यही आ रही है, ये कौन डिसाइड करेगा कि लड़का होगा कि लड़की होगी, है ना। तो बेटा जी यहाँ पर ये जो लिंग निर्धारण होता है अलग अलग विधियों से होता है। जैसे मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, आप सभी ने सुना हुआ है क्या कि सर XX होता है तो लड़की होती है, मादा होती है, XY होता है तो क्या होता है? लड़का होता है। यानी कहीं ना कहीं ये क्या है? ये गुणसूत्र होते हैं। यानी कहीं ना कहीं हम ये बोलेंगे कि लिंग निर्धारण जो होता है वो किस आधार पर होता है? गुणसूत्रों के आधार पर होता है ना। तो फील करना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लिंग निर्धारण का मीनिंग क्या था कि ये डिसाइड करना कि लड़का है या लड़की। कौन डिसाइड करेगा? कौन पता लगाएगा? कौन निर्धारित करेगा कि लड़का है या लड़की है? तो बेटा जी ये निर्धारित दो तरीके से होता है। यानी लिंग निर्धारण जो है, ध्यान से सुनना, लिंग निर्धारण मुख्य रूप से दो आधार पर किया जाता है। अब हमारी बुक्स में ना सिर्फ एक ही आधार दे रखा है, मैं दोनों आधार बताऊंगा। एक होता है गुणसूत्र के आधार पर, गुणसूत्र के आधार पर। क्या बोला हमने? गुणसूत्र के आधार पर ये डिसाइड करो लड़का है या लड़की है। ठीक है, ये गुणसूत्र देखे जाएंगे, गुणसूत्र का पता लगाया जाएगा कि अगर गुणसूत्र XX है तो हम बोल देते मादा है ना, हमारे केस में XY है तो बोल देते क्या है? नर है। यानी गुणसूत्र डिसाइड कर रहे हैं लड़का है या लड़की है। या सोचिए, क्या वातावरण भी डिसाइड कर सकता है? वातावरण लिंग निर्धारण। सोचिए, क्या वातावरण भी डिसाइड कर सकता है कि लड़का होगा या लड़की होगी? सोचिए, क्या वातावरण डिसाइड कर सकता है कि गर्मी है तो अंडों में से लड़के हो गए, ठंड मिली अंडों को तो लड़की पैदा हो गई? ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। यानी कहीं ना कहीं वातावरण भी डिसाइड करता है और गुणसूत्र भी डिसाइड करते हैं लिंग निर्धारण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? वातावरणीय लिंग निर्धारण। आइए देखते हैं। आप बोलेंगे सर वातावरण करता है? हाँ करता है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मैं बोलूंगा अट्रैक्टिव सी चीज है, ध्यान से सुनना। कौन सा देख रहे हैं सबसे पहले?
वातावरणीय लिंग निर्धारण। यानी एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, एनवायरमेंट डिसाइड करेगा कि लड़का होगा या लड़की। अब आप बोलेंगे कैसे? कैसे? ध्यान से सुनना बेटा जी, आप इतना तो बात समझ गए होंगे। अब इतनी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं इस कोर्स में। मानव जनन हमने चैप्टर पढ़ा था, आपको याद आ रहा है? युग्मनज बना था, युग्मनज। जैसे हम बात करते हैं युग्मनज किससे बनता है? शुक्राणु और अंडाणु से द्विगुणित होता है। मान लो ये द्विगुणित कौन है? युग्मनज है। ठीक है, समझना बेटा, ध्यान से सुनना। अब ये युग्मनज जो है, इसके अंदर ध्यान से सुनना, क्या मिल रहे हैं? गुणसूत्र मिल रहे हैं। कौन मिल रहे हैं? गुणसूत्र। चलो जी देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर कर दिखा रहा हूं। ये युग्मनज था, ये युग्मनज था, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं। इस युग्मनज के केंद्रक में क्या मिल रहे हैं? गुणसूत्र मिल रहे हैं, है ना। चलो जी, इतनी सी बात समझ में आ गई। बहुत सारे होंगे, हम यहाँ पर ये नहीं देख रहे हैं 46 है या कितने, हम अभी सिर्फ इतना सा देख रहे हैं। समझना कि वातावरण कैसे डिसाइड करता है। ध्यान से सुनना, ये युग्मनज था, अब इसके अंदर ना जीन मिल रहे हैं। ध्यान से सुनना, सुनना। ये जीन जो है, इसको मैंने बोला एम, एम एम, और इसको मैंने बोला एफ। एक जीन है एम और एक जीन है एफ, एम और एफ। अगर ये जीन, एम वाला जीन, अगर अपने आप को अभिव्यक्त करता है, अगर एम जीन अपने आप को अभिव्यक्त करता है और एफ नहीं करता, एफ नहीं करता, यानी एम जीन ने अपना काम किया, एफ ने नहीं किया, तो ये युग्मनज आगे चलकर बदलेगा किसमें? मेल में। जबकि अगर एम अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करता, एम अपना कार्य नहीं कर रहा जीन, और एफ कर रहा है, तो ये बदलेगा युग्मनज किसमें? फीमेल में। यानी ये युग्मनज आगे मेल भी बन सकता है, फीमेल भी बन सकता है। डिपेंड करेगा किस चीज पे? कि जो जीन है ना, वो जीन कौन सा अभिव्यक्त हो रहा है, मेल वाला कि फीमेल वाला। नर वाला जीन अभिव्यक्त हो रहा है कि मादा वाला जीन अभिव्यक्त हो रहा है। अब नर जीन मतलब कि एक ऐसा जीन जो नर लैंगिक अंगों का विकास करेगा। समझना, क्या बोला? ये एक ऐसा जीन था जो नर लैंगिक अंगों का विकास करेगा। जैसे ये जीन आगे चलकर वृषण बनाएगा, जबकि ये जीन आगे चलकर अंडाशय बनाएगा। अब अगर ये अभिव्यक्त हुआ तो क्या बनेंगे? वृषण बनेंगे, यानी मेल बनेगा। ये जीन अभिव्यक्त हुआ तो क्या बनेंगे? अंडाशय बनेंगे, यानी फीमेल बन जाएगी, है ना। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब बात आ रही है, सर ये कौन डिसाइड करेगा कि ये अभिव्यक्त होएगा और ये अभिव्यक्त होएगा? दोनों में से कौन डिसाइड करेगा? तो याद रखना, ये डिसाइड करने का काम कौन करेगा? वातावरण करेगा। वातावरण यानी तापमान हो सकता है, दाब हो सकता है ना, तापमान हो सकता है, दाब हो सकता है, अम्लता क्षारीयता हो सकती है। ये क्या है? वातावरणीय कारक। अब जरा सोचना, दिमाग लगाना। मैंने बोला ये वाला जो जीन जो है, एम वाला जीन, जो किस चीज के लिए उत्तरदायी था? नर के लैंगिक अंगों के निर्माण के लिए उत्तरदायी था। मान लेते हैं ये वाला जीन जो है, ये कम ताप पर सक्रिय हो जाता है। यानी अगर इस युग्मनज को कम तापमान मिला, क्या मिला? इस युग्मनज को लो टेम्परेचर मिला, कम तापमान मिला, तो ये तो सक्रिय हो जाएगा, ये निष्क्रिय हो जाएगा। और अगर ये निष्क्रिय हो गया और ये सक्रिय हो गया, तो ये युग्मनज किस में बदल जाएगा? नर में। तो ये कंसेप्ट जो है हमारी बुक्स में नहीं दे रखे हैं, लेकिन ये बताना जरूरी था। ठीक है, अब आप सोच समझकर मुझे बताना। एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं, क्या आपने द्विलिंगी जीव नाम सुना है? ऐसे जीव जो द्विलिंगी है। अब द्विलिंगी का मतलब क्या होगा? जरा सोचिए। ऐसे जीव जिनके शरीर पर नर और मादा दोनों लैंगिक अंग। अब ये कैसे पॉसिबल था?
कभी सोचा ये कैसे पॉसिबल होता है कि नर भी मिल रहा है एक ही अब देखिए मेरे शरीर पर केवल नर लैंगिक अंग है, मैं नर हूं, मादा के शरीर में मादा लैंगिक अंग है क्योंकि वो मादा है ना। अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं एक ऐसा जीव जिसको हमने बोला द्विलिंगी, जिसके शरीर पर दोनों लैंगिक अंग है, नर भी और मादा भी, कैसे पॉसिबल था? तो हमने सीधा सा बोला एक युग्मनज जिसके अंदर जीन मिल रहे थे दोनों, एक नर के निर्माण के लिए उत्तरदायी था, एक मादा के निर्माण के लिए उत्तरदायी था। अब हुआ क्या, दोनों ही जीन अगर अभिव्यक्त हो गए, दोनों ही जीन एक्सप्रेस हो गए, इस जीन ने आगे चलकर नर लैंगिक अंग बना दिए, इसने मादा लैंगिक अंग बना दिए, तो उस युग्मनज से जो जीव बनेगा वो क्या होएगा? द्विलिंगी होएगा। तो याद रखना इस प्रकार बनते हैं द्विलिंगी जीव। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। चलें आगे। अब ध्यान से सुनना, हम यहां पर बात कर रहे थे, इसकी बात नहीं कर रहे, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि भैया ये जो जीन जो था ये एक्सप्रेस होएगा तो क्या बनेगा? मेल बनेगा। ये जीन अभिव्यक्त होएगा तो नर लैंगिक अंगों का निर्माण होगा, और ये अगर एक्सप्रेस होएगा, अभिव्यक्त होएगा तो मादा लैंगिक अंगों का निर्माण होएगा। अब इनके एक्सप्रेशन को, इनकी अभिव्यक्ति को कौन निर्धारित कर रहा था? वातावरणीय कारक। कौन? वातावरणीय कारक निर्धारित कर रहे थे, जैसे तापमान हो गया, पानी हो गया, वायु हो गई है, अम्लता क्षारिता हो गई है, दाब हो गया। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? वातावरणीय कारक, जो जिम्मेदार होंगे इन जीन की सक्रियता के लिए। जैसे उदाहरण विष में आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल ध्यान से सुनना बेटा जी, मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ जब अपने अंडे देता है, ठीक है, तो अगर उन अंडों को निम्न तापमान मिलता है, निम्न ताप मिलता है, कम तापमान मिलता है, ठीक है, तो निम्न तापमान बेटा जी ध्यान से सुनना, मान लेते हैं ये मगरमच्छ के अंडे के अंदर युग्मनज था। ध्यान से सुनना, मगरमच्छ के अंडा जो होता है उस अंडे के अंदर ये युग्मनज था। इस युग्मनज को कैसा तापमान मिला? कम तापमान मिला। क्या मिला? कम तापमान मिला। अब ध्यान से सुनना, क्या मिला बेटा? कम तापमान मिला। ठीक है, जैसे ही कम तापमान मिलेगा तो इसके अंदर जो जीन है ना, कौन सा जीन सक्रिय हो जाता है? ये वाला, F वाला। और F वाला जीन अगर सक्रिय हो गया तो सीधी सी बात है उस अंडे से किसका निर्माण होगा? मादाओं का। किसका निर्माण होगा? मादा का। और वहीं अगर इस अंडे के अंदर जो युग्मनज है उसको मिला उच्च तापमान, तो उच्च तापमान में देखिए निम्न तापमान में तो F वाला सक्रिय हो गया, M वाला सक्रिय नहीं था, ये निष्क्रिय था। कौन सक्रिय? F वाला। ठीक है, लेकिन उच्च तापमान अगर मिलेगा तो उच्च तापमान में F वाला निष्क्रिय हो जाएगा और M वाला सक्रिय हो जाएगा, और M वाला अगर सक्रिय हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? नर बन जाएगा। तो जरा सोचिए किसने डिसाइड किया नर बनेगा कि मादा? किसने डिसाइड किया? तापमान ने डिसाइड किया कि नहीं किया? तो ये लिंग निर्धारण कैसा होएगा? वातावरणीय होगा या नहीं होएगा? ठीक है, अब ये बेटा जी ये कुछ कंसेप्ट हमारी बुक्स में नहीं है, ध्यान से सुनना, ये चीजें इस तरीके से नहीं बता रखी है, हम सिर्फ रटते हैं। हाँ, कम तापमान मिला नर मादा हो जाएगी, ज्यादा मिला नर हो जाएगा। कैसे? क्वेश्चन मार्क लग गया ना, कैसे? तो ऐसे, ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। ठीक है, एक और उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनना। आपने बेटा कछुआ नाम सुना है? ठीक है, कछुआ जो है, ध्यान से सुनना, कछुआ जो है वो भी क्या दे रहा है? अंडे दे रहा है। कछुए ने भी क्या दिए बेटा? अंडे। अब कछुए में ना थोड़ा सा अलग चीज है, ध्यान से सुनना। अगर इस कछुए के अंडों को तापमान मिला, ध्यान से सुनना, 28 डिग्री से कम, 28 डिग्री से कम, ठीक है, तो क्या होगा? अब देखिए उल्टा केस है, मगरमच्छ और कछुए में उल्टा केस है। देखिए 28 डिग्री से कम, और दूसरी कंडीशन में लिख रहा हूं 33 डिग्री से ज्यादा। अब थोड़ा सा कंपेयर करना, यहां पर भी दो कंडीशन थी, एक निम्न और एक उच्च तापमान। यहां पे 28 से कम यानी निम्न होगा, 23 से ज्यादा यानी तापमान ज्यादा होगा।
यहां पर उल्टा हो जाएगा। क्या कि जरा सोचिए, यहां पर मगरमच्छ के केस में अंडे को निम्न तापमान मिल रहा था, कम तापमान मिल रहा था, तो युग्मनज के अंदर कौन सा जीन सक्रिय हुआ था? F वाला, तो क्या बन गई थी? फीमेल। और उच्च तापमान मिला था तो कौन सक्रिय हुआ था? M वाला, यानी क्या बन गया था? मेल। लेकिन इस केस में उल्टा होएगा। अगर पर्टिकुलरली, हाँ याद रखना, पर्टिकुलरली 28 डिग्री से कम तापमान मिलता है तो याद रखना, भूल मत जाना, इस केस में क्या ये M सक्रिय हो जाता है, यानी क्या बनता है? नर बनता है। और 33 से ज्यादा मिलता है तो याद रखना क्या बन जाती है? मादा बन जाती है। तो अलग अलग जीवों में जहां वातावरण लिंग निर्धारण करेगा, वहां पर आपने याद रखना अलग अलग जीवों में ये जीन की अभिव्यक्ति अलग अलग तापमान के अनुसार होती है। जैसे आपने यहां पर तापमान का फर्क देखा कि यहां पर निम्न तापमान में तो भैया मादा थी, यहां पर निम्न तापमान यानी 28 से कम में क्या है? नर है। अब आपका प्रश्न आएगा, मुझे पता है आप पूछेंगे सर कि सर अगर उस अंडे को, मान लेते हैं उस अंडे को अगर 30 डिग्री मिला, या 31 मिला, या 32 मिला, या 29 मिला, यानी 28 से लेकर 33 के बीच का तापमान मिला, मान लेते हैं, तो क्या होगा? क्या बच्चे द्विलिंगी होंगे? नहीं। अब इस परिस्थिति में क्या होगा? ध्यान से सुनना, जितने भी अंडे होंगे उनमें से आधे, हाफ नर होंगे और हाफ मादा होंगे। याद रखना, हाफ नर होंगे, हाफ मादा होंगे अगर तापमान 28 से 33 के बीच में मिलता है। समझ में आया? अब मुझे पता है एक और प्रश्न पूछेंगे सर, आप बोलेंगे सर अगर मान लो अंडे 101 हैं, अब है ना, पूछेंगे। मेरे को पता है हर साल बच्चे यही पूछते हैं, यही चीज आती है। क्वेश्चन देखिए वही चीज होती है, अलग अलग थोड़ा ना होते हैं भाई, सबका दिमाग सेम ही तो है, अलग तो है नहीं, सोचने की क्षमता बस अलग अलग होगी। आप यही पूछेंगे सर 28 से कम था, चलो नर है, 33 से ज्यादा चलो मादा है, बीच का तापमान हुआ तो मैंने बताया आधे नर आधे मादा। अब जरा सोचिए अंडे मान लो 101 है, अब क्या होएगा? तो बेटा इसमें ऐसा नहीं है कि जोड़ गुणा भाग नहीं करना है कि सर अब 101 में क्या होएगा? 100 में मान लेते हैं, 100 में से 50 नर हैं 50 मादा, वो जो एक था उसका क्या होएगा? तो याद रखना ऊपर नीचे हो सकता है आपके 51 नर हो जाए या 51 मादा हो जाए और 50 नर या 50 मादा हो, तो एक दो ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन एवरेज अगर देखेंगे तो 50% नर 50% मादा। ये मैंने आपको दो उदाहरण बता दिए हैं किस चीज के बेटा जी? वातावरणीय लिंग निर्धारण के, आपने सिंपल तरीके से याद रखने हैं। ठीक है, चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब देखिए ये हमारी बुक्स में इतना ज्यादा नहीं दे रखा, एक और उदाहरण बता दूं? चलो एक और उदाहरण बता देता हूं बेटा। एक समुद्री, ये बड़ा अच्छा उदाहरण है, एक समुद्री मछली होती है, ध्यान से सुनना, एक समुद्री मछली होती है और उस समुद्री मछली का नाम है मेड्यूसा। समुद्री मछली का नाम है मेड्यूसा। ठीक है, अब ये जो समुद्री मछली है, कौन बेटा जी? ये जो मेड्यूसा समुद्री मछली है, अगर ये मेड्यूसा मछली जाती है ठंडे पानी में, ठंडे पानी यानी निम्न तापमान में, या ये गर्म पानी में चली जाती है, तो क्या होगा? ठीक है, तो याद रखना अगर ये ठंडे पानी में जाती है, प्रवास करती है, तो जब ये ठंडे पानी में पहुंचती है तो क्या हो जाती है? ये बदल जाती है, याद रखना, नर में। ठंडे पानी में किस में बदल जाती है? नर में। और गर्म पानी में ये बदल जाती है किस में? मादा में। सोचिए गजब की चीज है कि नहीं है? ठंडे पानी में गई नर, कैसी हो गई? नर हो गई। चलो जी आज मन कर रहा है मादा बनने का, आज चलो गर्म पानी में चलते हैं, मादा बन जाते हैं। सोचिए हमारे अंदर ऐसा होता कि सर आज नहाया हूं मैं, आज मैं ठंडे पानी से नहाया हूं तो मैं नर हूं, सर कल मैं गर्म पानी से नहाया और सर मैं मादा बन गया। सोचो अगर ऐसा होता बालक पानी में ये बदल जाती है किसमें? मादा में। सोचिए गजब की चीज है कि नहीं है? ठंडे पानी में गई नर, कैसी हो गई? नर हो गई। चलो जी आज मन कर रहा है मादा बनने का, आज चलो गर्म पानी में चलते हैं, मादा बन जाते हैं। सोचिए हमारे अंदर ऐसा होता कि सर आज नहाया हूं मैं, आज मैं ठंडे पानी से नहाया हूं तो मैं नर हूं, सर कल मैं गर्म पानी से नहाया और सर मैं मादा बन गया। सोचो अगर ऐसा होता बालक
सोचिए अगर ऐसा होता, गजब ही ना हो जाता है। चलिए, तो कुल मिलाकर यहां पर पानी का तापमान डिसाइड कर रहा था, है ना, लिंग परिवर्तन। देखिए यहां पर लिंग परिवर्तन हो रहा है, लिंग निर्धारण के साथ साथ लिंग परिवर्तन भी हो रहा है। नर ठंडे पानी में बन गया, मादा गर्म पानी में बन गई है। गजब है भैया, गजब है, ये अलौकिक है भैया, मैं बोलूंगा इस पृथ्वी पर जीवों का अलग अलग तरीके से पाया जाना। ठीक है, तो बेटा जी ये था हमारे कुछ उदाहरण जो यहां पर, जहां पर लिंग निर्धारित कर रहा है कौन बेटा जी, वातावरण। आइए अब हम चलते, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है गुण सूत्र के आधार पर लिंग निर्धारण, यही हमारे बुक्स में दे रखा है, यही इंपॉर्टेंट। आइए समझते हैं दूसरा गुण सूत्रीय लिंग निर्धारण। गुण सूत्रीय लिंग निर्धारण। ठीक है, अब आगे चलने से पहले कुछ चीजें समझने की जरूरत है, आइएगा ध्यान से सुनना। बेटा जैसे मैं अपनी एक कोशिका के बारे में बात करता हूं, तो मेरी एक कोशिका है और उस कोशिका के अंदर केंद्रक और गुण सूत्रीय लिंग निर्धारण। ठीक है, अब आगे चलने से पहले कुछ चीजें समझने की जरूरत है, आइएगा ध्यान से सुनना। बेटा जैसे मैं अपनी एक कोशिका के बारे में बात करता हूं, तो मेरी एक कोशिका है और उस कोशिका के अंदर केंद्रक है और केंद्रक में क्या है, 46 गुणसूत्र होते हैं ना। कितने होते हैं बेटा जी, 46 होते हैं। अब इन 46 में से आपने याद रखने हैं 44 जो होते हैं, 44 को हम 22 जोड़ी भी तो बोल सकते हैं, 22 जोड़ी बोल सकते हैं ना। और दो जो होते हैं जिनको हम एक जोड़ी भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं ना भाई, एक जोड़ी यानी दो, 22 जोड़ी यानी 44। ये जो गुणसूत्र होते हैं 22 जोड़ी गुणसूत्र या 44 गुणसूत्र होते हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा जी, याद रखना, इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोसोम, हिंदी में बोलते हैं कायिक गुणसूत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स या कायिक गुणसूत्र। ये वो गुणसूत्र है जिनका लिंग निर्धारण से ज्यादा मतलब नहीं होता है, जिनका मतलब इन गुणसूत्रों का मतलब जो होता है, इनका कार्य जो होता है हमारे अंदर, वो वृद्धि से संबंधित होता है। मेरी आंखों का रंग, मेरे शरीर का रंग, मेरी लंबाई, ये सारे क्या है, ये कायिक लक्षण होते हैं। क्या ये लैंगिक लक्षण है, जरा सोचिए। आंखों का रंग लिंग निर्धारित कर रहा है क्या, नहीं। बालों का रंग, बालों की लंबाई, शरीर की लंबाई, शरीर का रंग, ये सारे लक्षण कौन से, ये है कायिक लक्षण जो वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना ये गुणसूत्र कौन से लक्षणों को निर्धारित करते हैं, कायिक लक्षणों को क्या करते हैं बेटा जी, निर्धारित करते हैं। ठीक है, कायिक लक्षणों को। अब बात आ रही है ये जो दो जोड़ी है जिनको हम क्या नाम देते हैं, नाम जरा सुनिएगा। ये नाम है, पहले तो हमने देखा ये जो 44 थे इनका नाम क्या है साहब, ये नाम है। कार्य क्या है साहब, ये कार्य है। कायिक लक्षणों को क्या करना, निर्धारित करना। अब साहब ये जो दो हैं यानी एक जोड़ी जो है ना, अब इनको हम बोलते हैं लिंगी गुणसूत्र और भी कई सारे नाम है। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं, लिंगी गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं यहां पर एक स्टार बनाकर एक बिंदु लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, नोट डाल लीजिएगा। ये जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं ना, इनको एक स्पेशल नाम दिया गया। क्या बोला, ये जो लिंगी गुणसूत्र है इनको कुछ विशेष नाम दिया गया। क्या, ध्यान से सुनना, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था मॉन्टगो मेरी। ठीक है, ये वैज्ञानिक का नाम है। मॉन्टगो मेरी ने लिंग गुणसूत्र को नाम दिया, क्या, एलोसोम। याद रखना, क्या बोला हमने, भूलना मत। ये जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं ना, इनका
इंग्लिश में नाम क्या है? सेक्सुअल क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम, और इनको हम एलोसोम्स भी बोलते हैं। कहती सी बात याद रहेगी, भूलेंगे तो नहीं, ठीक है। तो यहां पर वैज्ञानिक याद रखना, मॉन्टगोमेरी ने एलोसोम नाम दिया किसको? लिंग गुणसूत्र को, ठीक है। अब आगे चलने से पहले आपसे एक प्रश्न मैं सिंपल सा पूछूंगा, सोचना। बेटा ये तो मेरी कोशिका है, मेरी द्विगुणित कोशिका है। जब मैं युग्मक बनाऊंगा या एक मादा युग्मक बनाएगी, जैसे एक नर ने जब युग्मक बनाया, कौन? शुक्राणु। आंसर दीजिए, उस शुक्राणु के अंदर केंद्रक में कितने गुणसूत्र होंगे? आप बोलेंगे सर 23, क्योंकि ये अगुणित होता है। सिमिलरली मादा जो होती है वो भी जब युग्मक बनाएगी, जो क्या होता है? अंडाणु होता है, उसमें कितने गुणसूत्र होंगे बेटा जी? 23। अब ये 23 में से 22, जोड़ी नहीं 22, याद रखना, जोड़ी नहीं है, 22 कौन है? ऑटोसोम है, यानी ऑटोसोम यानी कायिक गुणसूत्र, और एक जो है वो कौन है? एलोसोम है, यानी लिंग गुणसूत्र। सेम टू सेम कंडीशन यहां पर भी, 22 जो है वो कौन है? कायिक गुणसूत्र है। कायिक गुणसूत्र को मैंने इंग्लिश में लिख दिया ऑटोसोम, और एक जो है वो कौन है? लिंग गुणसूत्र है। बताएं, ये बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट समझ में आ गया? चलें आगे, अब आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा जी, एक वैज्ञानिक थे, ध्यान से सुनना, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्लंग या हेंकिंग। पहले हेंकिंग की बात करते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेंकिंग, ठीक है। उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने? कि जो शुक्राणु जो नर से निकल रहे हैं, क्या देखा उन्होंने? कुल शुक्राणु जो थे, कुल शुक्राणु जो नर से निकल रहे हैं, उसमें से 50% शुक्राणु जो थे, ध्यान से सुनना, उसके अंदर 50% शुक्राणु जो थे, उनके अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना दिखाई दी उन्हें, जबकि रिमेनिंग 50% शुक्राणु जो थे उनके अंदर वो संरचना नहीं थी। क्या बोला? 50% शुक्राणुओं के अंदर एक विशेष संरचना मिल रही थी। क्या देखिएगा, 22 यहां पर भी है, कौन 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 कौन? ऑटोसोम। 22 यहां पर भी है, कौन 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 कौन? ऑटोसोम, ठीक है। 50% शुक्राणुओं में उन्होंने देखा कि एक एक्स आकृति की एक संरचना मिल रही है, जो इनमें नहीं मिल रही थी। अब यहां पर कुछ और मिल रही होगी, आप जानते हैं, वाई होगा ना, है ना। एक्स आकृति की एक वाई का भी कोई संबंध नहीं है। देखिए किससे? हेंकिंग से। हेंकिंग ने 50% शुक्राणुओं में देखा कि एक गुणसूत्र मिल रहा है, एक गुणसूत्र मिल रहा है जो एक्स आकृति का है, जिसे उन्होंने एक्स काय नाम दिया। क्या नाम दिया? एक्स बॉडी नाम दिया, है ना। अब आप खुद सोचिए ना बेटा जी, मेरे अंदर नर की अगर मैं बात करूं, मेरे अंदर 46 गुणसूत्र है, जिसमें से 2 जोड़ी लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? आप बोलेंगे सर एक्स वाई है। नर में कौन है? एक्स वाई। अब जरा सोचिए, मैं जब युग्मक बनाऊंगा तो 50 युग्मक में 50% युग्मक में क्या जाएगा? एक्स जाएगा, और 50% में क्या जाएगा? वाई जाएगा। तो हेंकिंग ने देखा जो 50% गुणसूत्र है उनके अंदर कुछ एक्स आकृति की एक संरचना है, जिसे उन्होंने एक्स काय दिया या एक्स बॉडी बोला। बाद में यही क्या कहला रहा था? एक्स गुणसूत्र कहलाया। तो अब आप सोचिए, एक्स गुणसूत्र की खोज किसने करी है? तो याद रखना, एक्स गुणसूत्र की खोज किसने करी थी? हेंकिंग ने। याद रखना, भूलना मत, ठीक है। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। अब फाइनल सी बात आ जाते हैं, हम यहां पर बात करने वाले हैं कि लिंग निर्धारण किस आधार पर करने वाले हैं? गुणसूत्रों के। ध्यान से सुनना, लिंग निर्धारण, सेक्स डिसाइड करने वाले हैं किसके आधार पर? गुणसूत्रों के आधार पर। कौन से? कौन से? कायिक गुणसूत्र? नहीं, कायिक गुणसूत्र कायिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं। सीधी सी बात है, नाम में क्या रहा है? लिंगी गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम, यानी ये वो गुणसूत्र हैं जो डिसाइड करेंगे
क्या? लिंग को। तो अब हम जरा सोचिए, अब मैं हेडिंग क्या डालने वाला हूं, ध्यान से सुनना। एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंगी गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। अब जरा सोचिए, यहां पर इस हेडिंग से क्या मीनिंग समझ में आ रहा है कि लिंग निर्धारण तो होएगा बाबू, कौन करेंगे? लिंगी गुणसूत्र करेंगे, कायिक गुणसूत्र नहीं, लिंगी गुणसूत्र करेंगे। ठीक है। अब ये जो था ना, ये जो कि लिंगी गुणसूत्र लिंग निर्धारण करेंगे, इसके लिए कहीं ना कहीं दो वैज्ञानिक जिम्मेदार थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया क्या कि लिंगी गुणसूत्र लिंग निर्धारण कर रहे हैं। ये बताया किसने? ध्यान से सुनना, दो वैज्ञानिक, एक है विल्सन और एक है स्टीवन। विल्सन और स्टीवन ने, ध्यान से सुनना, ये बताया, ध्यान से सुनना, विल्सन और स्टीवन ने बताया कि भैया लिंग निर्धारण जो हो रहा है किसमें? प्राणियों में या पादपों में भी, वो किस आधार पर होता है? लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। क्या सभी में होता है? नहीं, कुछ में वातावरणीय भी हो रहा था। और जो मैक्सिमम, अधिकतर जीवों में किसके कारण होता है? लिंगी गुणसूत्रों के कारण होता है। ये बताया विल्सन और स्टीवन ने। अब उन्होंने क्या बताया, ध्यान से सुनना, उन्होंने बताया कि लिंग निर्धारण जो हो रहा है, लिंग निर्धारण जो हो रहा है लिंग गुणसूत्रों के आधार पर, ये भी दो प्रकार का है। ये भी दो प्रकार का है। कौन कौन सा? XX XY प्रकार, और एक है XX X0 प्रकार। क्या बोला? वापस से सुनना, वापस से सुनना, जिनके ऊपर से गया ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला, हम यहां पर बात कर रहे थे, ध्यान से सुनना, हम यहां पर बात कर रहे थे गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण, बात कर रहे थे कि भैया गुणसूत्र निर्धारित करने वाले किसको? लिंग को। हमने पहले बात करी कि भैया गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। हमने भैया दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम, एक होते हैं एलोसोम या लिंगी गुणसूत्र, या हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। ये वो गुणसूत्र है जो कायिक लक्षणों को निर्धारित, आंखों का रंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग, शरीर की लंबाई, ये सारे लक्षण क्या है? कायिक लक्षण है, जिनका लिंग निर्धारण से कोई मतलब नहीं है। ये क्या है? लिंगी गुणसूत्र है जो लिंग निर्धारित करते हैं। अब साहब, ये जो लिंगी गुणसूत्र जो है, इनको नाम दिया था एलोसोम किसने? मोंटगोमेरी ने, जबकि कहीं ना कहीं हैंकिंग ने एक्स गुणसूत्र की खोज करी थी। ठीक है। अब आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे कि हमने ये देखा कि भैया लिंग निर्धारण जो है वो कायिक गुणसूत्र तो करे नहीं, कौन करेंगे? लिंगी गुणसूत्र करेंगे। अब ये किसने बताया? विल्सन और स्टीवन ने। क्या कि लिंगी गुणसूत्र जो है वो लिंग निर्धारण करते हैं, लेकिन दो प्रकार से, दो प्रकार से। अब सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? XX XY टाइप, और फिर पढ़ेंगे XX X0 टाइप। अब देखिएगा, सबसे पहले जब हम XX XY प्रकार पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, XX XY प्रकार जो है, अब बेटा जी ये भी वापस से, ये जो है ये प्रकार, ये भी वापस से दो प्रकार का है। हाँ बोलेंगे सर क्या हो रहा है, ये दो प्रकार का? हाँ क्या? ध्यान से सुनना, अगर XX है परिस्थिति किसी जीव में तो वो है मादा। आप बोलेंगे हाँ सर ये तो हम जानते हैं। और XY होगा तो वो परिस्थिति है नर। आप बोलेंगे सर ये तो हम जानते हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या ये परिस्थिति जानते हैं? XX नर है और XY मादा है, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ होता है, होता है। यानी ये जो प्रकार जो था, इसके भी दो प्रकार हैं। अगर दोनों लिंगी गुणसूत्र समान हुए, क्या बोला? अगर दोनों लिंगी गुणसूत्र समान हुए तो वो क्या होगी? मादा होगी। और दोनों लिंगी गुणसूत्र समान नहीं है तो वो क्या है? नर है। अब ये परिस्थिति किस में मिलती है? आप बोलेंगे सभी जीवों में, अधिकतम जीवों में। जैसे आप जानते हैं मानव, मनुष्य,
मानव में यही तो होता है। जरा सोचिए कि अगर एक्स एक्स गुणसूत्र है, भैया अंडाणु में क्या होता है, एक्स होता है, शुक्राणु में क्या होता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। अब अगर जरा सोचिए शुक्राणु से एक्स आकर अंडाणु के एक्स से जुड़ जाएगा तो क्या बनेगी, मादा बनेगी। यानी लिंगी गुणसूत्र अगर समान होंगे तो क्या होगी, मादा, और अगर असमान होंगे तो क्या होगा, नर। आप बोलेंगे ये तो हम जानते हैं, ये किसमें मिलता है। अब देखिए ये ना कंफ्यूजिंग हो सकता था, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक काम करते हैं, एक्स एक्स की जगह ना इसको जेड जेड कर देते हैं और एक्स वाई की जगह जेड डब्ल्यू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये ना करते तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता था कि एक तरफ तो एक्स एक्स मादा, एक तरफ एक्स एक्स नर है। इसीलिए इस परिस्थिति को ना, इस परिस्थिति को, ये वाली जो परिस्थिति है, इसको हमने क्या बोल दिया, जेड जेड जो है, जेड जेड क्या है, नर है, और जेड डब्ल्यू जो है वो कौन है, मादा। यानी अगर लिंगी गुणसूत्र समान है तो नर है। आप बोलेंगे यहां तो मादा थी, यहां नर है, और अगर असमान है तो कौन है, मादा। अब आप बोलेंगे ये किसमें मिलता है, तो बेटा जी याद रखना ये मिलता है कुछ जीवों में। जैसे ध्यान से सुनना, आप सभी ने सुना होगा मछली, तो याद रखना मछलियों में ये परिस्थिति होती है, कौन, नर जो होता है वो एक्स एक्स या जेड जेड होता है, समान होते हैं लिंगी गुणसूत्र। जैसे हमारे अंदर तो असमान है, मेरे अंदर असमान है ना लिंगी गुण, एक एक्स है और एक वाई है। लेकिन मछलियों में याद रखना नर कौन होएगा, जिसमें लिंगी गुणसूत्र समान होंगे। ठीक है। सरीसृप, पक्षी, भूलना नहीं है, पक्षियों में, सरीसृपों में और मछलियों में याद रखना ये परिस्थिति मिलती है, भूल मत जाना। उसके अलावा तितली भी मत भूलिएगा। तो याद रखना, ये मत भूल जाना, कतई मत भूल जाना, ये वाली परिस्थिति जो होती है ये इन जीवों में मिलती है, बाकी अधिकतर जीवों में ये वाली परिस्थिति मिलती है। अब आगे बढ़ने से पहले सोच समझकर मुझे आंसर देना, ध्यान से सुनना। इस वाली परिस्थिति की पहले बात करते हैं, सोच समझकर मुझे आंसर देना। ये वाली परिस्थिति हमारे अंदर मिल रही है ना, हमारे अंदर मिल रही है। अब जरा सोच समझकर मुझे बताना, एक नर जो होता है, एक नर जो होता है वो शुक्राणु बनाता है ना, नर जो होता है वो शुक्राणु बनाता है। जरा सोच समझकर मुझे बताएं, वो शुक्राणु समान होते हैं कि असमान होते हैं। वही मादा जो अंडाणु बनाती है लिंगी गुणसूत्रों के आधार पर समान होंगे कि असमान होंगे, सोच समझकर मुझे आंसर दीजिएगा। तो याद रखना यहां पर क्या होते हैं, याद रखना विषम युग्मक बनते हैं, जबकि यहां पर सम युग्मक बनते हैं। अब थोड़ा सा सोचिए, जरा सोचिए, सारे के सारे अंडाणुओं में लिंगी गुणसूत्र कौन सा मिलेगा, अंडाणु में एक्स ही तो मिलेगा ना। एक्स, अंडाणु बेटा अगुणित है, एक ही होएगा, लिंगी गुणसूत्र कौन सा होएगा, हमेशा एक्स होएगा, है ना। तो सारे के सारे युग्मक कैसे होंगे, समान होंगे कि नहीं होंगे, हाँ जी बिल्कुल होंगे। लेकिन यहां पर जरा सोचिए कि शुक्राणु के अंदर जो एक एलोसोम है, एक लिंगी गुणसूत्र है, या तो एक्स होगा या वाई होगा, यानी दो अलग अलग प्रकार के शुक्राणु बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। तो याद रखना क्या, सम विषम युग्मक बनाते हैं कौन, नर, और सम युग्मक बनाते हैं कौन, मादा। किसमें बेटा जी, भूलना नहीं है आपने, इस परिस्थिति में जहां एक्स एक्स कौन होएगा, मादा होएगी, और एक्स वाई कौन होएगा, नर होएगा। इस परिस्थिति में याद रखना है मादाएं जो होंगी वो क्या बनाएंगी, सम युग्मक निर्माण करेंगी, जबकि नर जो होएगा वो विषम युग्मक निर्माण करेगा। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस इतना सा भी लगा लीजिए, मनुष्यों की बात करी है, हमारे अंदर नर जो होता है अलग अलग प्रकार के युग्मक बना रहे हैं, एक ऐसा युग्मक, एक ऐसा शुक्राणु जिसमें एक्स गुणसूत्र है, एक ऐसा जिसमें वाई है, यानी शुक्राणु के दो प्रकार हो गए। लेकिन अंडाणु सारे के सारे सेम होंगे, सभी में एक्स होएगा, समझ में आ गया। अब इतना भी सोच लीजिए कि मनुष्यों में लड़का होगा या लड़की होगी, इसका दोष किसको दिया जाना चाहिए, दोष ना बोलकर मैं बोलूंगा लड़का होगा या लड़की होगी, ये डिसाइड कौन करेगा, एक मादा करेगी कि एक नर करेगा। आप सभी जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं, ये डिसाइड कौन करता है, मादा नहीं करती, क्योंकि मादा के अंदर सारे युग्मक सेम हैं,
डिसाइड कौन कर रहा है? नर डिसाइड कर रहा है कि अगर नर का एक्स पहुंच गया, एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु पहुंच गया तो लड़की होगी, और नर का अगर वाई गुणसूत्र वाला पहुंच गया तो लड़का होगा। यानी डिसाइड कौन कर रहा है? नर कर रहा है। लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता में दोष किसको दिया जाता है? स्त्री को, जो सरासर गलत है। कौन डिसाइड करता है? नर करता है। ठीक है, अब जरा सोचिए, इधर कौन करेगा? यहां पर कौन करेगा? यहां पर बेटा मादा करेगी। किसमें? पक्षियों में, सरीसृपों में, तितली में, मछली में कौन डिसाइड करेगा कि लड़का होगा कि लड़की? कौन डिसाइड करेगी? मादा करेगी। कि मादा के अंडाणु में या तो क्या होएगा? जेड गुणसूत्र होएगा यानी एक्स। देखिए, ये सिर्फ शब्द, लेटर अलग अलग लिखे, मीनिंग वही है। क्या कि या तो एक्स गुणसूत्र होएगा या वाई गुणसूत्र होएगा। किसमें? अंडाणु में। जबकि शुक्राणु से सारे, जबकि नर से सारे के सारे शुक्राणुओं में एक्स ही आएगा। यानी यहां पर नर समयुग्मक पैदा करेगा और मादा विषम युग्मक पैदा करेगी। बाबू, आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो। ये हमने पहला प्रकार देखा है लिंग निर्धारण का। किस आधार पर? लिंगी गुणसूत्रों के आधार पर। अब आ जाते हैं दूसरा। कौन सा? एक्स एक्स और एक्स ओ है या क्या है? आइएगा, ध्यान से सुनना। दूसरा जो है एक्स एक्स एक्स, एक्चुअली ये ओ नहीं है, ये है जीरो। अब आप बोलेंगे जीरो का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, समझना इस चीज को, थोड़े से कंसेप्ट को समझना। देखिए, जब विकास हो रहा था तो लिंग गुणसूत्रों का निर्माण भी हुआ होगा। क्या बोला मैंने? जब विकास हो रहा था, इवोल्यूशन हो रहा था, तो इन गुणसूत्रों का कहीं ना कहीं निर्माण हुआ होगा, है ना? तो पहले जो गुणसूत्र आया ना, वो वाई नहीं था। कौन सा था? एक्स था। क्या बोला मैंने? पहले जो गुणसूत्र आया वो कौन सा था? एक्स था। बाद में जाकर आया था कौन सा? वाई। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि वाई गुणसूत्र जो होता है वो नर के लिए उत्तरदायी होता है, नर के लिए। जब वाई नहीं था, उससे पहले नर कौन बनाएगा? ये कौन डिसाइड कर रहा था? तो ध्यान से सुनना, इस परिस्थिति में एक्स एक्स परिस्थिति में याद रखना, अगर ये एक्स एक्स परिस्थिति किसी जीव में मिलती है तो वो होती है मादा। आप बोलेंगे सर ठीक है, समझ में आ गया, ऐसा तो हमारे अंदर भी मिल रहा था। ये मादा है जिसके अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र है। साहब, ये सारे के सारे युग्मक कैसे होंगे? समान युग्मक होंगे। चलो सर बोले, आप बोलेंगे सर ये तो हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, समान युग्मक होंगे, अंडाणु जो होंगे सारे समान होंगे। लेकिन जब वाई गुणसूत्र नहीं था, पहले की बात कर रहा हूं, जब विकास हो रहा था उससे पहले, जब वाई गुणसूत्र नहीं बना उससे पहले की बात कर रहा हूं, तो उस टाइम पर वाई नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे? जीरो। वाई नहीं था, वाई नहीं आया अभी तक, वाई का निर्माण नहीं हुआ है जीवों में, तो हमने क्या लिखा? एक्स जीरो लिखा। ठीक है, अब एक्स जीरो अगर लिखा है तो अब आप मुझे बताएं, मैं इसको बोल रहा हूं नर, सोचकर मुझे बताना, ये नर समान युग्मक पैदा करेगा कि असमान युग्मक पैदा करेगा? दिमाग लगाएं और सोच समझकर आंसर बताएं। ये जो नर जो है ये समान युग्मक पैदा करेगा कि असमान? आप में से कई बोलेंगे सर समान करेगा, क्यों? क्योंकि यहां पर तो जीरो है, सिर्फ क्या है? एक्स है ना। अब देखिए, इसको मैं एक उदाहरण से बताता हूं, देखिएगा बेटा, ये नर जो है ये असमान युग्मक पैदा करेगा। आप बोलेंगे सर कैसे? आप बोलेंगे सर कैसे? आइए देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, देखिएगा ध्यान से सुनना। मेरी बात करता हूं, मान लें मेरे अंदर कोशिका में है 46 नहीं, कितने? 45 गुणसूत्र। आप बोलेंगे 45? सिर्फ एक एग्जांपल सुनना, 45 में से, ध्यान से सुनना, 45 में से 44 जो हैं वो तो मेरे कौन है? ऑटोसोम। और दो हैं। आप बोलेंगे दो कहां है सर? एक ही है। दो हैं, एक है एक्स और एक है कुछ नहीं, जीरो। आप बोलेंगे सर कैसे सर? एक एक्स और एक जीरो। हाँ भैया, ध्यान से सुनना, समझना। या एक काम करते हैं, इसको एक ही ले लेते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको एक ही ले लेते हैं, है ना। चलो जी, एक ले लिया। एक है कौन? लिंग गुणसूत्र। बस, अब ठीक है,
हमारा उदाहरण लेकर उस एग्जाम्पल को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, 45 गुणसूत्र है जिसमें से 44 ऑटोसोम है और 1 लिंग गुणसूत्र है। चलो जी, इतनी सी बात समझ में। अब बेटा जरा सोचिए, ये कोशिका आगे चलकर युग्मक बनाएगी यानी शुक्राणु बनाएगी शुक्राणु। अब शुक्राणुओं के अंदर क्या जाएगा? हम बोलेंगे सर गुणसूत्र तो आधी हो जाएगी, यहां पर 45 है तो यहां पर आधे हो जाएंगे। अब देखिएगा कैसे होंगे। देखिए एक शुक्राणु के अंदर तो क्या गया 22, भाई 44 थे ना, 22 यहां गए 22 यहां गए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब बचा क्या? लिंग गुणसूत्र तो एक है, मान लो इसमें चला गया, इसमें नहीं गया, कुछ नहीं गया ना। अब जरा सोचिए, अगर कुछ नहीं गया तो सोच समझकर मुझे बताएं इस शुक्राणु में गुणसूत्र कितने हैं? आप बोलेंगे सर 23 हैं, इसमें कितने हैं 22 हैं। तो सोच समझकर मुझे बताएं ये शुक्राणु सेम है कि अलग अलग है? आप बोलेंगे सर अलग अलग है। तो आप मुझे बताएं ना, मैंने यहाँ पर x0 पर स्थिति लिखी है। x0 का मतलब कि जब, ध्यान से सुनना, जब एक लिंगी गुणसूत्र है दूसरा लिंगी गुणसूत्र नहीं है, एक लिंगी गुणसूत्र है दूसरा लिंगी गुणसूत्र नहीं है, इस परिस्थिति में ये होएगा नर और इसमें युग्मक जो होंगे असमान होंगे। एक शुक्राणु में होएगा क्या? ऑटोसोम प्लस x गुणसूत्र और एक में क्या होगा? ऑटोसोम प्लस 0 गुणसूत्र, यानी दूसरा लिंगी गुणसूत्र नहीं है। ठीक है, तो याद रखना। आप बोलेंगे सर ऐसी परिस्थिति किस में मिलती है? तो याद रखना ऐसी परिस्थिति, उदाहरण ध्यान से सुनना, ऐसी परिस्थिति मिलती है बेटा जी, भूलना नहीं है आपने किस में, ध्यान से सुनना। सबसे पहला उदाहरण टिड्डा जो होता है जिसको हम ग्रास हुपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रास हुपर, टिड्डा। आप लोगों ने देखा होगा कई बार इसको लोकल लैंग्वेज में ना राम जी का घोड़ा भी बोल देते हैं, देखा होगा ग्रीन कलर का घासों में मिलता है। ठीक है, तो टिड्डा जो होता है उसमें ये परिस्थिति मिलती है कि XX अगर होएगा तो वो मादा होएगी और X0 है तो वो कौन है? नर है। ठीक है, और किसमें मिलता है? और सुनिए, ये नाम आप सभी जानते हैं, कॉकरोच। सभी ने नाम सुना हुआ है, कौन? कॉकरोच। कॉकरोच में, टिड्डे में, भूलना नहीं है आपने। और एक और उदाहरण अगर याद रख सकते हैं तो याद रखना एस्केरिस, अगर याद रख सकते हैं। एस्केरिस क्या होता है? एक प्रकार का गोल कृमि होता है, एस्केहेलमिन्थीज होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये 3 उदाहरण आपने भूलने नहीं है जिंदगी भर कि इन प्राणियों में, इन जीवों में लिंग निर्धारण कर कौन रहा था? लिंग गुणसूत्र कर रहे हैं, लेकिन यहां पर परिस्थिति जो थी लिंग गुणसूत्रों की कुछ अलग मिल रही थी। क्या? XX मिलेगी तो वो होगी मादा और X0 मिलेगा तो वो होगा नर। 0 क्यों? क्योंकि Y गुणसूत्र अभी तक आया नहीं है। ठीक है, जबकि यहां पर हमने देखा कि एक और कंडीशन थी, XX XY प्रकार जो है इसके भी 2 प्रकार थे कि अगर XS होएगा तो क्या होएगा? मादा, XY होएगा तो नर। यहां पर मादा जो होगी सारे समान युग्मक बनाएगी और नर जो होगा वो अलग अलग युग्मक बनाएगा। ये अधिकतम जीवों में था जैसे मनुष्य, और यहां पर एक दूसरी परिस्थिति इसके विपरीत जहां पर XX, कंफ्यूजन हो सकता था तो हमने इसको ZZ बोल दिया। ZZ परिस्थिति यानी XX परिस्थिति होगी तो क्या होगा? नर, यानी यहां पर नर सारे के सारे युग्मक कैसे बनाएगा? समान बनाएगा और मादा असमान बनाएगी। तो ये था टोटल हमारा क्या? लिंग निर्धारण। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं किसमें बेटा जी? लिंग निर्धारण में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से सुनना, एक आखिरी लिंग निर्धारण रहता है जिससे आपके बोर्ड में भी और आपके नीट में भी प्रश्न आते हैं, और वो होता है, ध्यान से सुनना, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। ठीक है, अब ये जो मधुमक्खी में जो लिंग निर्धारण है इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट होएगा क्या? मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, है ना, इसको आज पूरे दिन सोचना इस क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको इतना पता होना चाहिए, मधुमक्खी जो होती है ना, उसका जो छत्ता जो होता है, मधुमक्खी का छत्ता, उसमें 3 प्रकार की, उसकी परिवार में 3 प्रकार के
मधुमक्खियां मिलती है, या मैं बोलूंगा जैसे मधुमक्खी का छत्ता जो होता है ना, उस मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खी होती है। वो जो पूरा परिवार होता है ना मधुमक्खियों का, उसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियां मिलती हैं। एक होती है बेटा, आप सभी ने नाम सुना होगा, रानी मक्खी, क्वीन, है ना। एक होता है ड्रोन, इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, ड्रोन। और एक होती है बेटा जी, याद रखना, आपकी श्रमिक, वर्कर। ठीक है, तो 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं एक छत्ते में, ठीक है, और उस छत्ते में रानी मक्खी हमेशा एक ही मिलती है ना। श्रमिक होती हैं और ड्रोन होते हैं। इनके बारे में, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी सिर्फ इतना सा ध्यान से सुनना। क्या एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में लिख रहा हूं, क्या ड्रोन्स डू नॉट हैव फादर। क्या मतलब है, ड्रोन्स के पापा नहीं है, ड्रोन्स के पिताजी नहीं है। ड्रोन्स डू नॉट हैव फादर, ड्रोन्स के पिता नहीं है, बट दे हैव ग्रैंडफादर। ड्रोन्स के पिता नहीं है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर, समझ में आता है ग्रैंडफादर कौन होता है, जानते हैं ना आप बोलेंगे सर दादा, बेटा दादा को भी ग्रैंडफादर बोलते हैं और नाना को भी ग्रैंडफादर बोलते हैं, भूल मत जाना। ठीक है, इतनी सी अंग्रेजी हमें आनी चाहिए, क्या कि ग्रैंडफादर कौन होता है, याद रखना। ग्रैंडफादर, दादा को भी ग्रैंडफादर बोलते हैं और नाना को भी ग्रैंडफादर बोलते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा अलग तरीके से हम बोल देते हैं, क्या, मैटरनल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर। पैटर्नल मतलब पिता से संबंधित ग्रैंडफादर यानी दादाजी, मैटरनल ग्रैंडफादर यानी माता से संबंधित क्या, नाना जी। ठीक है, तो ग्रैंडफादर यहां पर जो शब्द जो है वही खेल खेल जाता है। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर नाना की बात हो रही है, दादा की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है, नाना की। यानी जो ड्रोन्स है ना, उनके पिता नहीं है लेकिन उनके नाना है। अब इंग्लिश मीडियम वालों को यहां पर नाना समझ में नहीं आता है, तो वो सिर्फ ग्रैंडफादर को दादा समझ लेते हैं। मैंने स्पेशली आपको बता दिया नाना है। अब आप बोलेंगे सर कैसे, ड्रोन्स के पापा नहीं है लेकिन उनके नाना है। अपने ऊपर लेकर देखो, मान लो मेरे पिता नहीं है ना, और मेरे नाना है, ये कैसे हो गया, मैं कैसे पैदा हो गया, है ना, आएगा ना क्वेश्चन। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। याद रखना कि ड्रोन्स के पिताजी नहीं होते हैं, नाना जी होते हैं। ड्रोन्स डू नॉट हैव फादर बट दे हैव ग्रैंडफादर। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ा ही अलग सी चीज होगी, हटके चीज होगी। बाकी ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण अगले लेक्चर में हम देखेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बेटा जी जो आज पढ़ाया है एक बार फटाफट मैं आपको बताता हूं। देखिए आज हम लोगों ने बात करी है किस चीज की, लिंग निर्धारण की। लिंग निर्धारण का मीनिंग समझ में आ गया, क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिसाइड करना कि लड़का है या लड़की है, ये कौन डिसाइड करेगा, या तो वातावरण या गुणसूत्र। वातावरण कैसे डिसाइड करेगा, मैंने आपको बताया था, प्रभाव डालेगा किस पे, उन जीन्स पे जो उत्तरदायी होंगे नर के लिए और मादा के निर्माण के लिए, वो वातावरण है। कुछ उदाहरण बताए, जैसे मगरमच्छ है, कछुआ है, मेड्यूसा, समुद्री मछली थी, बताए थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात करी लिंग डिसाइड करना, या मैं बोलूंगा लिंग निर्धारित करना किसके आधार पर, गुणसूत्रों के आधार पर। अब गुणसूत्र कैसे करते हैं भैया, कहीं ना कहीं गुणसूत्र जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑटोसोम और एक एलोसोम। एक काय गुणसूत्र, एक लिंगी गुणसूत्र। लिंगी गुणसूत्र डिसाइड करते हैं क्या, लिंग को। अब ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, XX XY टाइप और XX X0 टाइप। XX XY टाइप वापस से 2 प्रकार के थे कि अगर XX मादा है तो XY नर है, और अगर XX नर है तो XY मादा है। दोनों के अलग अलग उदाहरण बताए। और दूसरा प्रकार था XX X0 टाइप, जिसमें 0 का मतलब क्या था, Y गुणसूत्र नहीं है फिर भी वो नर है। इसके उदाहरण मैंने आपको बताया। तो ये कुल मिलाकर हमने पढ़ा है क्या, लिंग निर्धारण। ठीक है, अब समय हुआ है किस चीज का बेटा जी, क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट,
मनुष्यों के अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? सोच समझकर आंसर दीजिएगा। 22 जोड़ी ऑटोसोम प्लस 1 लिंग गुणसूत्र, दूसरा ऑप्शन। 22 ऑटोसोम और 1 लिंग गुणसूत्र, तीसरा। 44 ऑटोसोम और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र, चौथा। 22 जोड़ी ऑटोसोम। सोच समझकर आराम से तसल्ली से चारों ऑप्शन देखो और फिर टिक लगाओ, जल्दबाजी मत करिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न बेटा जी, यहां पर मनुष्यों के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है, यानी कायिक गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 22, 24, 42, 44। चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा जी। पहला प्रश्न था अंडाणु में कौन से गुणसूत्र मिलते हैं? अब जरा सोचिए, अंडाणु जो है वो एक अगुणित कोशिका है और अगुणित कोशिका में कितने गुणसूत्र है? मनुष्यों में 23 हैं। कितने होते हैं? 23 होते हैं। अब अंडाणु में 23 में से 22 जोड़ी नहीं, 22 ऑटोसोम है और 1 लिंग गुणसूत्र है। खत्म। देखिए दूसरा ऑप्शन, 22 ऑटोसोम है और 1 लिंग गुणसूत्र। आपने ना कईयों ने जल्दबाजी में लगाया होगा ये वाला आंसर। ऊपर लिखा हुआ 22 जोड़ी, जोड़ी में थोड़ी ना होते हैं बेटा। 22 अगर जोड़ी हो गई तो 44 नहीं हो जाएंगे। कितने होते हैं? 22 होते हैं और 1 लिंग गुणसूत्र होता है। खत्म, ये आंसर है। देख लीजिए आप में से कितनों ने सही किया है। दूसरा, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम कितने हैं? बहुत सिंपल, शुक्राणु भी युग्मक है और युग्मक हमारे अंदर युग्मकों में 23 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 क्या है? ऑटोसोम। खत्म। बताएं, ये सिंपल सा क्विज था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। इससे पहले वाला ऑप्शंस देखकर थोड़ा सा झंझनाहट सनसनाहट हो सकती है, तो मैंने बोला था ध्यान से करने के लिए। आई होप सभी के सही होंगे। ठीक है, होमवर्क बेटा जी नीचे होमवर्क सेक्शन में मिलेगा और आपने नेक्स्ट लेक्चर को पूरा ध्यान से सुनना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बोर्ड में भी और नीट में भी प्रश्न आते हैं। किससे? मधुमक्खी में लिंग निर्धारण से, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ स्टार्ट करेंगे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन और मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, जो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय।